नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ड्रिफ्ट थ्योरी की कि कंटिन्यूटी ड्रिफ्ट थ्योरी की हिस्ट्री क्या है, उसके बाद उसके मेन पॉइंट्स क्या है, उसके एविडेंसेस क्या है और लास्ट में ये थ्योरी क्यों फेल होगी। फर्स्टली हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल एंगल से। सबसे पहले इस थ्योरी का जो नाम था, जो इसके बारे में कहा गया था, वो कहा था 1858 के अंदर एंटोनियन स्नाइडर ने कहा था कि जो अभी हम जो हमारे कंटिनेंट्स हैं, इनकी जो लोकेशन देख रहे हैं, ये पास्ट में इस तरह से नहीं थी। मतलब एशिया, अफ्रीका, जो ये कंट्रीज़ की अभी हम लोकेशंस देखते हैं, ये पास्ट में इस तरह से नहीं थी। तो स्टार्टिंग में सभी लोगों ने इसका काफ़ी मजाक उड़ाया। 1810 में F.V. टेलर ने इस थ्योरी का नाम दिया था एंड फाइनली 1912 में F.V. वैगनर थे जिन्होंने इस थ्योरी को कंटिन्यूटी इस पे काम करना शुरू किया। अब उनका ये कहना था कि पहले जो हमारे कंटिनेंट्स हैं वो सेम जैसे अभी एग्जिस्ट करते हैं इस तरह से नहीं थे। उनके माइंड में क्यों आया, इसके मेन दो रीज़न थे। फर्स्ट ये था कि जो स्वीडन में एक किराना करके एक जगह है, उस पर क्या हुआ, इनको वहाँ पे कोल मिला। अब इनके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो स्वीडन प्लेस है ये पोल के बिल्कुल सामने आती है, मतलब वहाँ पे सनलाइट बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, तो वहाँ पे कोल की फॉर्मेशन कैसे होगी, जबकि कोल की फॉर्मेशन होने के लिए एक हीट और प्रेशर की नीड होती है। दूसरा इनको इंडिया के अंदर जो छोटा नागपुर प्लेटू है, वहाँ पे इनको ग्लेशियर के मार्क्स मींस ग्लेशियर के निशान मिले थे। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो तो जैसे इंडिया के अंदर टाइगर भी मिलता है और लाइन भी मिलता है, जबकि जो लाइन है वो एक अफ्रीकन स्पीशीज है और जो टाइगर है ये एशियन स्पीशीज है। तो इंडिया के अंदर दोनों के दोनों नेचुरली पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस तरह से इन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू किया। उसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा। इनका कहना था कि एक मेगा लैंड मास था जिसको इन्होंने पेंजिया कहा था, तो जो किसके द्वारा कवर किया गया था, वाटर था वहाँ पे, वाटर से द्वारा। तो इन्होंने कहा कि 250 मिलियन ईयर एगो, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो इन्होंने इस तरह से कहा था कि 250 मिलियन एगो एक इस तरह से ये लैंड मास है जो बड़ा सा, इसका नाम इन्होंने पेंजिया दिया था। और जो बाहर का जो सरफेस है उसको इन्होंने कहा था कि एक पेनिनसुला ओशन है, जिसको अभी हम पैसिफिक ओशन के नाम से जानते हैं। फिर उन्होंने कहा सेकेंड पॉइंट कि ड्यू टू सम फोर्सेस जैसे रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग के कारण जो ये लैंड मास था, इसमें इसकी वजह से यहाँ पे दो पार्ट्स की डेवलपमेंट होगी। जो नॉर्थ हेमिस्फीयर था उसको लोरेशिया का नाम दे दिया गया और जो साउथ हेमिस्फीयर था उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। उसके बाद इन्होंने कहा जो लोरेशिया था वो वापिस से रिफ्ट हुआ नॉर्थ अमेरिका की तरफ, और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया की तरफ, जबकि गोंडवाना लैंड रिफ्ट हुआ साउथ अफ्रीका, इंडिया और इंडिया की साइड पे। देन फाइनली इन्होंने कहा कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका है ये ड्रिफ्ट हो रहा था वेस्ट की साइड, और जिसकी वजह से अटलांटिक ओशन का ओपनिंग हुई थी। सिमिलरली उसी तरीके से इंडिया जो ड्रिफ्ट हो रहा था वो हो रहा था नॉर्थवर्ड की साइड, जिसको हम अभी के समय एशिया बोलते हैं। करते हैं कि इस थ्योरी के लिए इन्होंने क्या क्या एविडेंस दिए थे। जो इनका सबसे पहला एविडेंस था वो था जिगसॉ फिट एविडेंस, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर आप दो जो लैंड्स के पार्ट है, अगर आप उनको आपस में जोड़ते हो तो वो बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं। दूसरा इनका जो एविडेंस था वो था बिहेवियर्स ऑफ एनिमल्स का। इन्होंने कहा कि जैसे पहले एक ही लैंड मास था, उससे डिवीजन हुई थी पार्ट्स की, तो इनका कहना था कि जब इनकी लैंड डिवाइड हुई तो कुछ एनिमल्स थे जो ए पोर्शन में रहेगी, दूसरे बी पोर्शन में रह गए। तो उनका कहना है कि जब भी कभी ज़्यादा बारिश आती है या कुछ भी आता है तो ये जो एनिमल्स हैं ये नेचुरली अगर ईस्ट तरफ के थे तो ईस्ट साइड ही मूव करते हैं और वेस्ट तरफ के तो वेस्ट साइड ही मूव करते हैं। इन्होंने इसकी एग्जांपल दी थी लेमिंगिंग की। लेमिंगिंग मतलब चूहा है जो जब भी कभी वेदर या कुछ भी मौसम खराब होता है या कभी भी कुछ होता है तो वो जो स्वीडन की तरफ मूव करता है, जो कि वेस्ट की तरफ, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ टाइम जाके वो ओशन के अंदर गिर जाता है। तीसरा जो इन्होंने एविडेंस दिया था वो इन्होंने दिया था बोटेनिकल एविडेंस, जिसके अंदर एग्जांपल के तौर पे अगर कोई प्लांट है, अगर उसकी स्पीशीज अभी एशिया में पाई जाती है तो वही स्पीशीज नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। तो इनका कहना था कि ये भी इसी रीजन से हो रहा था।
नेक्स्ट जो एविडेंस था वो इन्होंने दिया था फॉसिल्स ऑफ एनिमल, जिसके अंदर एक मीजोफेरस करके एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, जिसके फॉसिल्स इनको कहाँ पे मिले थे, वो मिले थे साउथ अमेरिका के अंदर। इनके अनुसार क्या था कि पॉसिबली जो पास्ट में इनकी कंडक्टिविटी रही होगी, मीन्स ये जुड़े हुए थे, इसी कारण से इसके फॉसिल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, अदरवाइज ये फॉसिल यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर सकते। एविडेंस दिया था वो था प्लेसर डिपॉजिट का, मींस जो ब्राजील का जो गोल्ड है वो गाना के अंदर जाके डिपॉजिट हुआ था। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो क्या था कि अगर ए पोर्शन है हमारे पास, जो यहाँ पे अगर एक नदी आ रही है, तो क्या होगा कि ये जो भी इसके साथ पोर्शन है वो इस पोर्शन को अपने साथ लेके जाएगी, और जो इसका जो डिपॉजिट करके जगह है वो एक जगह इकट्ठे थे, जबकि ये पॉसिबली ऐसे नहीं मिल सकता है। मान लेते हैं कि अगर ए जगह है, अगर ए के ऊपर गोल्ड पाया जाता है और एक आके जो ए डिपॉजिट कर रहा है ए के ही किसी लोकेशन पे, लेकिन बाद में ये क्या हुआ था कि ये जो ब्राजील के जो डिपॉजिट था ये गना के अंदर पाया गया था, जो इनका नेक्स्ट एविडेंस था वो ये था। और जो नेक्स्ट एविडेंस था वो था जियोलॉजिकल एविडेंस, जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा था कि जैसे मान लो कुछ रॉक्स हैं, मान लो अगर वो जो एक जो ब्राज़ील के अंदर रॉक है, जो साउथ अमेरिका के अंदर रॉक्स हैं, उनकी एज अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है। तो उन्होंने कहा था कि ये भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसी वजह से इन्होंने इस चीज़ के लिए कहा था कि पहले क्या थे, ये जो सारे पार्ट्स थे लैंड के ये एक ही साथ एग्जिस्ट करते थे, ड्यू टू रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग इन सब के अंदर डिवीजन होगी। अब बात करते हैं कि जो इन्होंने थ्योरी दी थी सिर्फ फोर्सेस थी, जिसके कारण क्या हुआ, ये जाके ड्रिफ्टिंग और रिफ्टिंग हुई। पहली फोर्स कही थी वो इन्होंने कही थी टाइडल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, बायंसी फोर्स और फॉल फ्लिंग फोर्स, कि इनके कारण जो रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग हुई। जो इस थ्योरी का अनसक्सेसफुल होने का रीज़न यही था कि जो एल्फ्रेड वेगनर थे वो फोर्सेस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उसके अलावा इन्होंने जो भी पहले जिन भी एविडेंसेस के बारे में बात की थी वो कहीं ना कहीं को रिलेट कर रहे थे, लेकिन जो इन्होंने फोर्सेस कही थी वो फिट नहीं बैठ रही थी। इसकी वजह से यही इसका एक सबसे बड़ा क्रिटिसाइज करने का पॉइंट भी था। जैसे जो मेन रीज़न थे जिस वजह से थ्योरी अनसक्सेसफुली, फर्स्ट रीजन थे ये था कि जैसे इन्होंने कहा था कि फॉल फ्लिंग फोर्स और ग्रेविटी टाइडल फोर्स, ये जो दोनों फोर्स है ये इतनी सफिशिएंट नहीं थी जो बड़े बड़े लैंड मास को मूव करा पाए। दूसरा जो इनका एविडेंस था जिग्सा फेट का, उसके अनुसार ये था कि ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है कि जो दो फॉसिल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिले हों, क्योंकि जो लैंड मासेस थे वो सारे के सारे फिट नहीं बैठ रहे थे, कुछ ही लैंड मासेस थे जो एक दूसरे के साथ फिट बैठ रहे थे। इस वजह से इसको भी क्रिटिसाइज किया गया था। नेक्स्ट जो क्रिटिसाइज किया गया था उसको कहा गया था कि उसके बाद जो इन्होंने एविडेंस दिए थे वो सभी के सभी मैच नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ा मेन रीज़न था इस थ्योरी के अनसक्सेसफुल होने का वो ये था कि जो प्रोसेस है कि ये कैसे स्टार्ट हुई, ये जो प्रोसेस थी ये कैसे स्टार्ट हुई, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरा पॉइंट कि जो कंटिनेंट्स हैं वो मूव कैसे कर रहे हैं, लाइक कोई नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, कोई साउथ की तरफ मूव कर रहा है, इसके मूव करने के मूवमेंट्स हैं, इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से ये थ्योरी अनसक्सेसफुल थी। थैंक यू सो मच।